Welcome to Brief Learning with Raman. In today's lecture, we will continue our important MCQ series related to NTA NET Paper 1. So it is part 11 of the series. So without any delay, let's get started. Our first question is teaching will be effective if the teacher. Teaching effective होगी अगर teacher. Option A is the master of the subject. Subject का master होगा. Option B has much experience in teaching the subject. उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा. ऑप्शन सी स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट्स नो ऑलरेडी. वहाँ से स्टार्ट करेगा जहाँ जितना कि स्टूडेंट ऑलरेडी जानते हैं. ऑप्शन डी यूजेस मैनी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़. इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ का यूज़ करेगा. तो हमें पता है कि टीचिंग सिर्फ तब इफ़ेक्टिव हो सकती है अगर टीचर वहाँ से स्टार्ट करे जो बच्चों को ऑलरेडी आता है, तो बच्चे आसानी से पिकअप कर लेते हैं. सो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ टीचर विल बिकम एन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर इफ़. टीचर एक अच्छा कम्युनिकेटर बन सकता है अगर. ऑप्शन ए यूजेस इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़. इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ को यूज़ करे. ऑप्शन बी ही आस्क क्वेश्चंस इन बिटवीन टीचिंग. पढ़ाते वक्त बीच बीच में क्वेश्चन पूछता रहे. ऑप्शन सी हेल्प स्टूडेंट्स गेट करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन ऑन द टॉपिक. बच्चों को सही आंसर मालूम करने के लिए मदद करे. ऑप्शन डी हेल्प स्टूडेंट्स गेट मीनिंग आउट ऑफ व्हाट ही टीचेस. बच्चों को अपने पढ़ाई का सही मीनिंग निकालने में मदद करे. तो एक अच्छा टीचर, एक अच्छा कम्युनिकेटर सिर्फ तब बन सकता है जब जो वो बोल रहा है बच्चे उसका वैसा ही मीनिंग समझ रहे हैं. सो ऑप्शन डी हेल्प स्टूडेंट्स गेट द मीनिंग आउट ऑफ व्हाट ही टीचेस विल बी आवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट डिज़ायरेबल आउटकम ऑफ टीचिंग इन हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन में मतलब कॉलेज लेवल पे टीचिंग का मोस्ट डिज़ायरेबल आउटकम मतलब क्या परिणाम सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है. ऑप्शन ए इंक्रीज इन स्टूडेंट अचीवमेंट. बच्चों की अचीवमेंट में इंक्रीज होना. ऑप्शन बी हायर परसेंटेज ऑफ रिजल्ट के परसेंटेज अच्छे आने. ऑप्शन सी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स. बच्चों की जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग, अपने आप सोचने की शक्ति है, उसमें इंक्रीज़ होना. या फिर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्ट फॉर द सब्जेक्ट. या फिर बच्चों की ही संख्या बढ़ना उस सब्जेक्ट के लिए. सो हायर एजुकेशन में जो मोस्ट डिज़ायरेबल आउटकम है वो ये होगी कि बच्चों की जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग का लेवल है उसका बढ़ना. सो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टीवंस 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट. इनमें से जो स्टीवन ने 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट दिए हैं उनका करेक्ट ऑर्डर क्या है. तो बेसिकली स्टीवन ने 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट दिए हैं. इनको ही मेजरमेंट के बेस्ट लेवल्स कहा जाता है क्योंकि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास उसको हम 4 लेवल्स में बांट सकते हैं. आसानी से उसको इस स्केल के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर सकते हैं. सो ऑप्शन ए है ऑर्डिनल, नॉमिनल, रेशो या इंटरवल. ऑप्शन बी इंटरवल, नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड रेशो. ऑप्शन सी नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो. या फिर ऑप्शन डी रेशो, इंटरवल, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल. तो जो स्टीवन ने 4 लेवल्स दिए मेजरमेंट के उनका सही ऑर्डर है ऑप्शन सी नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो. तो हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. सो ये है 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट. सबसे पहले आता है नॉमिनल, फिर ऑर्डिनल, फिर इंटरवल और उसके बाद रेशो. नॉमिनल में हम सीधे ऑब्जेक्ट्स को, जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, उसको सीधे उनके नाम के हिसाब से कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. ऑर्डिनल में जो है इनको रैंक या इनके ऑर्डर के हिसाब से, इनके मीनिंगफुल जो भी इनमें होता है इनके मेजर करने के लिए, उसमें कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर देते हैं. जैसे कि हमने पॉपुलेशन को ऑर्डिनल में 2 कैटेगरीज मेल और फीमेल में कैटेगराइज कर दिया, तो ये होगी हमारी ऑर्डिनल रैंकिंग. नेक्स्ट इंटरवल. इंटरवल में हम एग्जैक्ट डिफरेंस बताते हैं, जो भी इनका स्टैटिस्टिक्स जो भी होता है वो हम एग्जैक्ट इसमें डिफरेंस बताते हैं. और रेशो में ऊपर वाले 3 की सारी क्वालिटीज़ होती हैं और अपनी खुद की क्वालिटीज़ भी होती हैं. हर एक जो भी स्केल है मेजरमेंट का, जैसे ऑर्डिनल में नॉमिनल की क्वालिटीज़ भी होंगी और ऑर्डिनल की खुद की क्वालिटीज़ भी होंगी. इंटरवल में नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों की क्वालिटीज़ होंगी और रेशो में नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल तीनों की क्वालिटीज़ होंगी. तो इस तरह इस स्केल की मदद से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को, ऑब्जेक्ट्स को कैटेगरी के हिसाब से
डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि नॉमिनल में एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, ऑर्डिनल में इनको ऑर्डर में लगा देते हैं हम, इंटरवल में, और भी इसमें जो भी स्टैटिस्टिक डिफरेंस होता है वो सारा हम डिटेल में देखते हैं, और रेशो में पूरी इन्फॉर्मेशन को हम पीसेस में बांट देते हैं। सो ये थे लेवल ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वाइडली यूज्ड फॉर्मेट डेवलप्ड बाय रेनेसिस लिकर्ट इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट। ये रेनेसिस लिकर्ट ने जो फॉर्मेट डेवलप किया था वो किसके बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए एटीट्यूड, बी पर्सनैलिटी, सी मोरल, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एटीट्यूड। रेनेसिस लिकर्ट ने जो फॉर्मेट डेवलप किया था वो एटीट्यूड के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो प्रोसेस नहीं यूज़ होता वो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन, बी मैनिपुलेशन, सी कंट्रोलिंग, या फिर डी कंटेंट एनालिसिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कंटेंट एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी वाज द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट ऑल्सो टर्म्ड एज अर्थ समिट हेल्ड इन 1922। जो 1922 में अर्थ समिट हुआ था, जिसको कि यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट भी कहते हैं, वो किस सिटी में हुआ था? ऑप्शन ए रियो डी जनेरो, ऑप्शन बी क्योटो, ऑप्शन सी स्टॉकहोम, डी कोपेनहेगन। तो जो 1922 में अर्थ समिट हुआ था ये हुआ था ऑप्शन ए रियो डी जनेरो में। सो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। तो ये हम सबको पता है कि एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है जून 5 को। सो जून 5, ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन recommended setting up UGC and is also known as the यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इनमें से किस कमीशन ने यूनिवर्सिटी एजुकेशन UGC सेटअप करने के लिए रेकमेंड किया था और उसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं? ऑप्शन ए मुदालियर कमीशन, ऑप्शन बी राधाकृष्णन कमीशन, ऑप्शन सी वार्धा कमीशन, ऑप्शन डी कोठारी कमीशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राधा कृष्णन कमीशन। तो राधा कृष्णन कमीशन ने रेकमेंड किया था UGC सेटअप करना, और राधा कृष्णन कमीशन को ही यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कहते हैं क्योंकि इसके चेयरमैन थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द मेन एम ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज़। जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है इसका मेन एम क्या है? ऑप्शन ए टू ओपन कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी टू प्रमोट रिसर्च इन एजुकेशन, ऑप्शन सी टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन डी प्रोवाइड ग्रांट टू कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। तो इसका सही आंसर है जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है उसका मेन एम है टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन colleges of education. So option C will be our right answer. Next question is National Assessment and Accreditation Council is headquartered at। NAC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसमें हमें NAC की फुल फॉर्म भी मिल रही है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, और इसका हेडक्वार्टर है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, बी मुंबई, डी सी हैदराबाद, या फिर डी बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर है NAC का जो हेडक्वार्टर है वो है डी बेंगलुरु में। सो ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन विद इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम। इसमें से किस यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंडर ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस आते हैं? ऑप्शन ए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ऑप्शन बी स्टेट यूनिवर्सिटीज़, सी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, या फिर डी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो ज़्यादा इंस्टीट्यूशन जो हैं वो ऑप्शन बी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंडर आते हैं। सो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा आर्टिकल इंडिया के प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करें? मतलब किस आर्टिकल के तहत इंडिया के प्रेसिडेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं? तो इंडिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं
इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को आर्टिकल 75 के अंडर। सो आर्टिकल 75 empowers the president to appoint prime minister of India. So option C is the right answer. Next question is which of the following authority appoints the chief election commissioner of India? इनमें से कौन सी अथॉरिटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करती है, मतलब जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, बी पार्लियामेंट, सी प्राइम मिनिस्टर, डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे अपॉइंट पूछा है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। सो ऑप्शन ए प्रेसिडेंट विल बी आवर राइट आंसर। सो हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और उनकी टर्म होती है 6 ईयर्स, या फिर 6 ईयर या 65 ईयर्स ऑफ एज, इनमें से जो भी पहले हो जाए। अगर उनके 6 ईयर्स टर्म पूरी हो जाए उसके हिसाब से रिटायर हो जाते हैं, या अगर उनकी एज के 65 ईयर्स पूरे हो जाएं तो उसके हिसाब से उनकी टर्म ख़त्म हो जाती है। सो अपॉइंट किए जाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट? स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है, मतलब स्टेट को कौन सा लॉ ऑफिसर रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी सेक्रेटरी जनरल, ऑप्शन सी सॉलिसिटर जनरल, या फिर ऑप्शन डी एडवोकेट जनरल। तो स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है ऑप्शन डी एडवोकेट जनरल। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूनियन का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्टेट का हाईएस्ट ऑफिसर होता है ऑप्शन डी एडवोकेट जनरल। सो यही थे आज के 15 क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चंस आर यूजफुल फॉर यू। गिव योर प्रेशियस फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।